हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हमने न्यू बैच 2026-27 की क्लासेस स्टार्ट कर दी है बीए थर्ड सेमेस्टर ज्योग्राफी की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 1 का पार्ट 2। आज की वीडियो में हम पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी के बारे में सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं अपने मेजर या माइनर सब्जेक्ट के रूप में बीए थर्ड सेमेस्टर में, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने न्यू बैच की क्लासेस शुरू कर दी हैं और एक सीक्वेंस में हर यूनिट पर लगातार वीडियोस लेकर आ रहे हैं। तो जियोग्राफी में आपके थर्ड सेमेस्टर में जो पेपर का नाम है वो है पर्यावरण, आपदा प्रबंध और जलवायु परिवर्तन। तो यही आपके पेपर का नाम है। आप मेजर में पढ़ते हो या माइनर में पढ़ते हो, आपका यही टॉपिक होगा जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होती है जिनका एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा या जिनका सब्जेक्टिव बेस्ड होगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस तो सब यहीं से आते हैं, चाहे वो एमसीक्यू में आए या फिर वो रिटन पेपर आए। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है पर्यावरण, पारिस्थितिक और पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए पहली बात तो आप ये याद रखिएगा कि यूनिट नंबर 1 पर ऑलरेडी 1 वीडियो हमने पर्यावरण के ऊपर समझ ली है, पढ़ ली है। आज की वीडियो में हम पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ेंगे कि पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है। ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल में जानकर इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं पारिस्थितिकी का अर्थ क्या है। इकोलॉजी इंग्लिश में कहते हैं पारिस्थितिकी को। तो देखिए जो पारिस्थितिकी है वो यूनानी भाषा के इकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। देखिए इकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है निवास स्थान या अध्ययन। निवास स्थान का मतलब जहां हम निवास करते हैं, जहां पर कोई भी जीव जंतु प्राणी, कोई भी वस्तु का मतलब कोई भी जीव जंतु प्राणी निवास करता है, वो उसका निवास स्थान है। तो निवास स्थान का अध्ययन क्या है? पारिस्थितिकी है। वास्तव में जीव का उसके निवास स्थान की परिस्थितियों में अध्ययन करना ही पारिस्थितिकी कहलाता है। देखिए पारिस्थितिकी जो है जीव और उसके पर्यावरण संबंधों की व्याख्या को कहा जाता है। यहाँ पर आपको पारिस्थितिकी के बारे में बहुत अच्छे से समझना होगा, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। देखिए जो पारिस्थितिकी होता है ये किसी भी जीव जंतु प्राणी का उसके आसपास के समस्त वातावरण के साथ क्या संबंध बनता है, उसका अध्ययन ही क्या है? पारिस्थितिकी है। तो पारिस्थितिकी जिसको इंग्लिश में इकोलॉजी कहते हैं, क्या है? इकोलॉजी का मूल अर्थ होगा कि किसी जीव का अपने आसपास के वातावरण के साथ, जलवायु के साथ क्या संबंध बनेगा। और यदि हम व्यापक अर्थों में देखें तो आज के समय में क्या है, इकोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा बदल रहा है। इकोलॉजी का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत हो गया है, बहुत ही व्यापक हो गया है। देखिए पहले क्या होता था कि जो इकोलॉजी है उसको कहा जाता था कि जीव जंतु के आसपास के जितने भी वातावरण हैं, जैसे अगर हम जंगल में रहने वाले किसी भी जानवर की बात करें तो जंगल में रहने वाला जो जानवर है उसके अपने जंगल के साथ, अपने जंगल में जो जलवायु है, जो वहाँ की मिट्टी है, जो वहाँ के पेड़ पौधे हैं, आसपास जो भी उसके पशु पक्षी रह रहे हैं, उन सभी के साथ जो उसका संबंध बन रहा है उसका अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। लेकिन बदलते समय के साथ इकोलॉजी का जो क्षेत्र है वो और विस्तृत होता चला गया है। अब इसमें जीव जंतु, वनस्पति, जलवायु के अलावा मानव समाज, मनुष्य आदि सारी चीज़ें भी शामिल हो चुकी हैं। यानी कि किसी भी जीव जंतु का, किसी भी प्राणी का अपने आसपास के समस्त वातावरण, जलवायु, समाज, मनुष्य, पशु पक्षी, हर प्रकार की चीज़ों के साथ जो उसका संबंध बन रहा है, पूरे आवास के साथ जो उसका पूरा संबंध बन रहा है, जितनी भी चीज़ें उसके आसपास हैं, हर एक चीज़ से, चाहे वो मनुष्य हो, समाज हो या कोई भी जानवर हो, कोई भी जलवायु हो, किसी भी स्थान की, या फिर उसके आसपास के जितनी भी चीज़ें हैं दूर दूर तक, उसका किसी भी पक्षी या प्राणी, जीव जंतु से जो संबंध बन रहा है वही इकोलॉजी कहलाता है। अब देखते हैं पारिस्थितिकी की परिभाषा। तो यहाँ पर परिभाषा लिखी गई है वार्मिंग के अनुसार। वार्मिंग महोदय लिखते हैं कि पारिस्थितिकी जो है पर्यावरण के संदर्भ में जीवों के अध्ययन का विज्ञान है। यानी जीवों का पूरा अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है वो पारिस्थितिकी है यानी इकोलॉजी है। देखो किसी भी जीव का अपने आसपास के समस्त पर्यावरण के साथ, दूर दूर तक के पर्यावरण, समाज, मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, हर एक चीज़ के साथ जो एक जीव जंतु का संबंध बनता है, उसी का अध्ययन करने वाला जो विषय है, जो विज्ञान है,
वो पारिस्थितिकी है। देखिए पारिस्थितिकी जो है वो एक बायोलॉजी की शाखा है। बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान, जीव विज्ञान की शाखा है पारिस्थितिकी। और पारिस्थितिकी क्या है वो आप समझ गए हैं। तो पारिस्थितिकी तो आप समझ चुके हैं कि क्या होता है। ये जीव जंतु का अपने आसपास के समस्त पर्यावरण, जलवायु, मानव समाज, मनुष्य, हर एक चीज के साथ, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मिट्टी, सभी के साथ जो उसका संबंध बनता है वो क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी क्या है ये आप समझ गए। पारिस्थितिकी के बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको इंग्लिश में इकोसिस्टम कहा जाता है। अब ये इकोसिस्टम क्या है इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए अभी यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो इकोसिस्टम है वो पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी की एक इकाई है या एक पार्ट कह लीजिए है। जैसे मैं यहाँ पर आपको समझाऊं कि आप इकोलॉजी तो समझ गए, 1 मिनट के लिए आप खुद को ऐसा महसूस कीजिए कि आप जो इकोसिस्टम को जान रहे हैं उसको भी भूल जाइए। आप ध्यान दीजिए मेरी पहली बात पर जो मैंने आपको बताई है इकोलॉजी। इकोलॉजी मैंने आपको क्या बताया कि जीव जंतु, जो जीव जंतु होते हैं, जीव का अपने आसपास के वातावरण के साथ बनने वाला जो संबंध है वही क्या है, इकोलॉजी है। तो अब देखिए जो इकोलॉजी है उसका रूप बहुत बड़ा है, उसका इतना व्यापक क्षेत्र है, इसीलिए इसको छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया जाता है। उसी छोटे छोटे पार्ट को इकोसिस्टम कहा जाता है। इकोसिस्टम जो होता है इसका अपना एक निश्चित क्षेत्र या सीमा निर्धारित होती है। तो ये क्या चीज़ है आप इसको समझिए। ये बात सुनकर आपको लग रहा होगा कि जो इकोसिस्टम है या जो इकोलॉजी है लगभग एक जैसा ही तो है, इसमें डिफरेंस क्या है मैम, हमें तो समझ में ही नहीं आया। तो देखिए इकोलॉजी और इकोसिस्टम एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफर हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। वही अंतर आप यहाँ पर मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, समझ में आ जाएगा। तो मैं बहुत ही आराम से आपको बता रही हूँ, मेरी बातों पर गौर कीजिए। देखिए मैंने आपसे कहा इकोलॉजी जो है उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है, इसीलिए इकोलॉजी को छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया गया और वही छोटा छोटा पार्ट इकोसिस्टम है। तो यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पर जो नोट किया गया है पहले उसको पढ़िए, फिर मैं आपको जो बताऊंगी उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए पारिस्थितिकी की क्रियाशील इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। जब केवल पारिस्थितिकी लिखा रहे तो समझ जाइएगा इकोलॉजी, जहाँ पारिस्थितिकी के साथ तंत्र लग जाए तो समझ जाइएगा इकोसिस्टम। तो ये क्या है, पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो पारिस्थितिकी का ही एक इकाई है, एक पार्ट है। पृथ्वी पर प्रत्येक जीव का एक निश्चित पारिस्थितिकी तंत्र होता है। पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनका एक निश्चित, एक एकदम फिक्स्ड पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अब कैसे होता है देखो, किसी स्थान पर पाई जाने वाली विभिन्न जीव जातियों की आबादी मिलकर जैविक समुदाय बनाती है, जिसको इंग्लिश में बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। और ये सभी जीवधारी परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं और ये वातावरण से विभिन्न तत्वों तथा ऊर्जा का लेन देन भी करते हैं और प्रतिक्रियाएं भी करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक जीव का पृथ्वी पर एक निश्चित पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो कैसे होता है मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, उन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप इजीली इसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं अगर हम, तो देखिए अगर हम एक मनुष्य का एग्जाम्पल लें तो मनुष्य समाज के अंदर रहता है, उसका अपने समाज में रहने वाले हर किसी के साथ जो संबंध बनता है, अपने वहाँ के लोगों के साथ जो संबंध बन रहा है, जो वहाँ की मिट्टी, वहाँ की जलवायु के साथ उसका संबंध बन रहा है, वो क्या है, इकोसिस्टम है। क्योंकि मनुष्य का जो आवास है वो उसका समाज है। ठीक है, बात करते हैं मरुस्थलीय इलाके की। मरुस्थलीय इलाके की अगर हम बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने वाले जो पशु पक्षी हैं, जो जीव हैं, मरुस्थलीय इलाके में जो निवास करते हैं, जो जीव हैं, तो उनका अपने मरुस्थल के साथ, वहाँ की जलवायु के साथ, वहाँ के हर एक चीज़ के साथ, आसपास के पूरे वातावरण के साथ जो उसका संबंध बन रहा है वो उसका एक इकोसिस्टम है। क्यों सिस्टम है इकोसिस्टम? क्योंकि वो उसका जो पूरा आवास है वो एक निश्चित उसका क्षेत्र है, वहीं पर वो निवास करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें पानी की एक बूंद की भी, तो पानी की एक छोटी सी बूंद में भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो उन सूक्ष्म जीवों का जो है
एक बूंद पानी ही पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, क्योंकि वो उसी में निवास करते हैं और उनका वही एक निश्चित क्षेत्र है। अब बात करें जंगल की, तो जंगल में रहने वाला अगर कोई एक पशु है, वैसे तो जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं, यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बता रही हूँ। तो एक पशु अगर रह रहा है तो उसका अपने आसपास रहने वाले सभी पशु पक्षियों के साथ, वहाँ के पेड़ पौधे के साथ, वहाँ की जलवायु के साथ, मिट्टी के साथ जो संबंध बन रहा है वो क्या इकोसिस्टम है। तो अलग अलग चीज़ों में बांट कर इनका अध्ययन करना आसान होता है, इसीलिए इकोलॉजी को अलग अलग इकाई में, अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया, जिसे इकोसिस्टम कहा जाता है। और जब बात आ जाती है इकोलॉजी की, तो इकोलॉजी क्या है कि किसी भी जीव का अपने आसपास की जलवायु, मिट्टी, समाज, मनुष्य, पशु पक्षी, पूरे वातावरण, दूर दूर तक के हर एक वातावरण के साथ जो संबंध बनता है वो इकोलॉजी है। देखिए, जैवीय समुदायों के जीवों की संरचना, कार्य और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंध को ही पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र का मतलब होता है पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। इकोलॉजी को हिंदी में दो नाम से जानते हैं, पहला तो पारिस्थितिकी हो गया, दूसरा पारितंत्र हो गया। और जो हमारी पृथ्वी है जिस पे हम रहते हैं वो स्वयं में एक विशाल पारितंत्र है, वो स्वयं एक बहुत ही विशाल, बहुत ही ग्रेट इकोलॉजी है, क्योंकि यहाँ पर हर जीव जंतु निवास करते हैं, उनका ये निवास स्थान है, यहाँ रहते हैं और अपने आसपास के हर एक चीज़ के साथ, दूर दूर तक हर एक चीज़ के साथ उनका एक संबंध बनता है। तो इसलिए क्या है, इकोलॉजी है। तो आई होप इकोलॉजी और इकोसिस्टम क्या है वो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए, यहाँ पर मैंने पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक डेफिनेशन नोट की है, जो डेफिनेशन है ओडम के शब्दों में। तो ओडम लिखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है, पारिस्थितिकी की वह आधारभूत इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी का मतलब इकोलॉजी। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है पारिस्थितिकी की एक इकाई यानी एक पार्ट है, यानी कि इकोसिस्टम इकोलॉजी का एक पार्ट है, जिसमें जैविक और अजैविक वातावरण एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हुए पारस्परिक अनुक्रिया से ऊर्जा और रासायनिक पदार्थों के निरंतर प्रवाह के तंत्र की कार्यात्मक गतिशीलता को बनाए रखते हैं। तो वही क्या है, आप पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो देखिए, जो इकोसिस्टम है दो तरह का होता है। पहला हो जाता है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको इंग्लिश में नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं, और दूसरा है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र यानी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल का मतलब जो चीज़ें नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं, और कृत्रिम जब आर्टिफिशियल आ जाए तो इसका मतलब बाई मैन मेड, यानी कि आदमी के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, इंसान के द्वारा बनाई गई चीज़ें आर्टिफिशियल होती हैं, मानव निर्मित होती हैं, कृत्रिम कहलाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को। तो देखिए, यहाँ पर आ जाते हैं, चलिए देखिए, प्राकृतिक जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो नेचुरल इकोसिस्टम है, इस पारितंत्र का निर्माण प्राकृतिक स्वयं करती है, प्रकृति खुद इसका निर्माण करती है, और ये प्रकृति में ही विद्यमान रहते हैं, जैसे कि मरुस्थलीय इलाका या जलीय चारागाह, वन, ये सब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हैं। और जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है वो भी दो तरीके का होता है। पहला है स्थलीय पारितंत्र, दूसरा है जलीय। तो स्थलीय में जो स्थल की चीज़ें हैं वो आ जाती हैं, जलीय में जलीय चीज़ें। चलिए अब बात करते हैं कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र वो होता है जिसको मानव ने बनाया है, इंसानों ने बनाया है खुद के लिए। तो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा इकोसिस्टम जिसको मनुष्य ने बनाया हो, जैसे कि अगर मनुष्य किसी शहर का निर्माण करता है, नगरों का निर्माण करता है, तो वो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, तो वो एक मनुष्य के द्वारा बनाया गया पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहलाता है। या अगर वनों को काट करके वहाँ पर मनुष्य ने उद्योग धंधा स्थापित किया, कारखाने बनाए, तो कारखाना भी एक पारिस्थितिकी तंत्र है, लेकिन वो कैसा पारिस्थितिकी तंत्र है, वो कृत्रिम है, आर्टिफिशियल पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इसी तरीके से ये चीज़ें उम्मीद करती हूँ कि आप समझ रहे होंगे। जो चीज़ें मनुष्य बना रहा है वो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा,
और जो चीज़ें नेचर की तरफ से बनाई गई है, ऑलरेडी प्रकृति ने बनाई है, तो वो चीज़ें क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है। चलिए अब आ जाते हैं आपके अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। आपका जो अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना। तो इसकी संरचना दो तरीके की होती है। पहला है जैविक घटक, जिसको इंग्लिश में बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, और दूसरा है अजैविक घटक, जिसको कि अबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। अब देखिए, जो जैविक घटक है ये भी 3 प्रकार का होता है। पहले तो ये समझिए कि जैविक घटक होता क्या है। देखिए, जैव मंडल में के सभी प्रकार के जीव जंतु, जीवाणु, कीटाणु से लेकर सभी प्रकार के पेड़ पौधे रहते हैं। तो जैव मंडल में सभी प्रकार के जीव जंतु, जीवाणु, कीटाणु से लेकर सभी प्रकार के पेड़ पौधे जो हैं वो जैवीय घटक के अंदर आते हैं या जैविक घटक के अंदर आते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र की जो संरचना है वो 2 तरीके की है। कितने तरीके की? 2 तरीके की। पहली जैवीय, दूसरी अजैवीय। तो जैवीय क्या है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब अजैवीय जो है ये भी 3 तरह का होता है। देखिए, ओडम ने 1971 में, कब? 1971 में अजैवीय घटक को 3 समूहों में बांट दिया था। तो 3 समूह कौन कौन से थे? जलवायवीय कारक या अकार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ, जो आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। पहले हम जैवीय घटक पर बात करते हैं। तो पहले हमारा फोकस क्या है? जैवीय घटक। तो जैवीय घटक भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता और तीसरा है अपघटक। तो पहले उत्पादक की बात करते हैं, जो प्रोड्यूसर होता है। देखिए, उत्पादक जो है स्वपोषी, अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाने वाला होता है। पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए वो उत्पादक होते हैं। तो उत्पादक में कौन आएगा? जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, जैसे कि पेड़ पौधे। इसके अंतर्गत आ जाएंगे कौन? पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ पौधे किस में आ जाते हैं? उत्पादक में आ जाते हैं, जो पेड़ पौधे हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत हरे पौधे आते हैं। पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड से पर्णहरित तथा प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बनिक भोजन का निर्माण करते हैं, तो इसलिए उत्पादक कहलाते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो वो उत्पादक होंगे। दूसरा जो है जैवीय घटक के अंदर, वो है उपभोक्ता। उपभोक्ता को इंग्लिश में कंज्यूमर कहते हैं। देखिए, सभी जंतु उपभोक्ताओं की श्रेणी में आते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, जो उपभोक्ता है वो 3 प्रकार का होता है। यहाँ पर एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, समस्त जीवधारी जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भोजन के लिए हरे पौधे पर निर्भर होते हैं, यानी वो जीव जो अपने भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर डिपेंड होते हैं, वो जंतु उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। और उपभोक्ता भी 3 प्रकार का होता है। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता और तीसरा है तृतीयक उपभोक्ता। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्राथमिक उपभोक्ता को समझेंगे। देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत क्या है? शाकाहारी। यहाँ पे मैं नोट करती हूँ, ध्यान से देखिएगा। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आ जाते हैं? शाकाहारी जंतु। ध्यान दीजिए, शाकाहारी जंतु जो है प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ये अपना भोजन सीधे तौर से पौधों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि कीड़े मकोड़े हैं, खरगोश है, बकरी है, गाय है, हिरन है। ये सब क्या है? सीधे अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों को ये खाते हैं, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाते हैं। अब बात करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता की। किसकी बात करते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स। प्राथमिक में प्राइमरी कंज्यूमर्स और द्वितीयक में सेकेंडरी कंज्यूमर्स। देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता अर्थात शाकाहारी जंतुओं से भोजन प्राप्त करने वाले जो मांसाहारी जंतु हैं, वो द्वितीयक उपभोक्ता के अंदर आते हैं। जैसे कि देखो, हरे पेड़ पौधे तो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो ये क्या हो गए? उत्पादक हो गए। अब उसके बाद उपभोक्ता 3 तरह का हो गया, 1, 2, 3। तो अब ये जो पहला है प्राथमिक है, जो पेड़ पौधों को ही खा लेगा। अब ये दूसरा मांसाहारी है, जो पेड़ पौधों को खाता है, जैसे कि गाय है, बकरी है, खरगोश है, कीड़े मकोड़े हैं, तो वो उनसे अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, जो द्वितीयक है। तृतीयक कौन होता है? देखो,
तृतीयक वो होते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये भी मांसाहारी जंतु होते हैं, जैसे कि मोर, शेर, चीता आदि जो हैं तृतीयक उपभोक्ता हैं, जो मेढक, बिल्ली, भेड़िया आदि से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और मेढक, बिल्ली, भेड़िया ये सब क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो आप समझ गए कि उपभोक्ता 3 तरह का होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, और ये सारी चीजें आप अभी समझ चुके हो। तो हम जैवीय घटक के बारे में पढ़ रहे हैं। जैवीय घटक 3 तरह का है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो उत्पादक भी समझ गए, जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो वो उत्पादक की श्रेणी में आ जाते हैं। उपभोक्ता में 3 तरह के आते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये भी आप समझ गए। अब जैवीय घटक में जो तीसरा प्रकार है वो है अपघटक, जो डिकम्पोज्ड कहलाता है इंग्लिश में। तो अपघटक क्या है? देखो, अपघटक के अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो उत्पादक और उपभोक्ता, जो अभी आप समझ चुके हैं, उत्पादक और उपभोक्ता के उत्सर्जी पदार्थों और उनके मृत शरीर का अपघटन करते हैं। अपघटन करने वाले सूक्ष्म जीव को ही अपघटक कहते हैं। ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या करते हैं कि उत्पादक और उपभोक्ता के द्वारा जो भी उत्सर्जी पदार्थ निकाले जाते हैं या जो उनके मृत शरीर होते हैं उनका अपघटन कर देते हैं। और अपघटन करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हीं को अपघटक कहा जाता है। अपघटक के अंतर्गत मृतोपजीवी कवक एवं जीवाणु आते हैं। अपघटकों को ही प्राकृतिक, और देखिए अपघटक को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक सफाई कर्ता भी कहा जाता है, क्योंकि ये मृत शरीर या उत्सर्जी पदार्थों का अपघटक कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं। तो आई होप कि आप यहाँ तक तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में आपने जैवीय घटक और अजैवीय घटक 2 प्रकार देखे। पहले प्रकार में आपने 3 प्रकार देखे, यानी जैवीय घटक के अंदर आपने उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक को समझ लिया। अब बात करते हैं जो दूसरा प्रकार है पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना का, जो दूसरा प्रकार है अजैवीय जो घटक है उसके बारे में जानते हैं, जिसमें मैंने आपको 3 प्रकार बताए थे। पहला है जलवायवीय कारक, दूसरा है अकार्बनिक पदार्थ और तीसरा है कार्बनिक पदार्थ। तो अब इसको समझते हैं। देखिए, जलवायवीय कारक के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं, यहाँ पर मैं नोट कर रही हूँ, आप ध्यान दीजिए। जलवायवीय कारक के अंतर्गत यानी कि ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं, जिसके अंदर जल यानी कि पानी है, प्रकाश है, ताप है आदि चीज़ें आती हैं। उसके अलावा अकार्बनिक पदार्थ में क्या आता है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, खनिज लवण है, हाइड्रोजन है, ये सारी चीज़ें अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आती हैं। और उसके अलावा जो तीसरा है कार्बनिक पदार्थ, इसके अंदर प्रोटीन है, प्रोटीन के अलावा वसा है, वसा के अलावा कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आती हैं। तो एक बार और सुनिए, जलवायवीय कारक के अंतर्गत क्या आती हैं, यहाँ देखिए। जलवायवीय कारक जो अजैवीय घटक का पहला प्रकार है, इसके अंतर्गत आते हैं जल, प्रकाश, ताप आदि चीज़ें। अकार्बनिक के अंतर्गत आते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण, हाइड्रोजन। और कार्बनिक पदार्थ के अंदर प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आई होप कि आप पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से हम एक सीक्वेंस में आपकी सभी यूनिट्स को अपलोड कर रहे हैं, तो उसके लिए चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। आप मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।